हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 10 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, चाहो तो जान मांग लो। शवी बोली, मुझे तुम्हारी जान नहीं, एक प्रॉमिस चाहिए आपसे। हाँ बोलो, क्या करना होगा मुझे तुम्हारी माफी के बदले? सिर्फ ये वादा कीजिए कि आज के बाद आप मुझसे दूर रहेंगे। उसकी बात सुनकर ऋत्विक झट से खड़ा हो गया और हैरानी से बोला, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ, यही मेरी शर्त है। अगर आप इसे पूरा करते हैं तो मैं वो बात को भुलाकर आपको माफ कर दूंगी। बोलिए, मंजूर है मेरी शर्त। ऋत्विक व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराते हुए आंखों में नमी लेकर बोला, माफी का वादा लेकर तुमने तो सजा सुना दी, वो भी ऐसी जो मैं चाहकर भी पूरी न कर पाऊं। प्लीज शबी, ये छोड़कर और दूसरा कुछ भी मांग लो, पर ये मेरे बस में नहीं है। मैं तुम्हारी हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। तुम चाहो तो मैं सारी रात बारिश में खड़ा रह सकता हूँ, या फिर और भी कुछ, जो भी तुम चाहो। लेकिन बस खुद से दूर होने को मत कहो, ये मेरे बस में नहीं है, प्लीज। शवी की बात सुनकर ऋत्विक एक पल को ब्लैंक हो गया। वो उसे रिक्वेस्ट करने लगा कि वो और कोई दूसरी सजा दे दे उसे, लेकिन खुद से दूर रहने की नहीं। लेकिन शवी ने कहा, फैसला आपको करना है। मैंने जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। अगर आप मेरी शर्त पूरी नहीं कर सकते तो बोल दीजिए, फिर मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है जिससे आपकी और मेरी दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऋत्विक रोते हुए गले से बोला, कैसा दूसरा रास्ता? वो ये कि अगर आप मेरी शर्त पूरी नहीं करेंगे मुझे मजबूरन ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, जिससे आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी बात सुनकर ऋत्विक मन में सोचने लगा, सांसें छीनने की बात कर रही हो और कहती हो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, मैं दूर नहीं जाऊंगा तो खुद मुझसे दूर हो जाओगी। मतलब इतना बुरा हूं मैं? अगर शर्त पूरी करूंगा तो दूर तो रहना पड़ेगा, जो कि मुझे जीते जी मारने के लिए काफी है। लेकिन कम से कम दूर से तुम्हें देख तो सकूंगा। लेकिन अगर तुमने जॉब ही छोड़ दी तो तुम्हें देखना भी नसीब नहीं होगा, जो कि मेरा दिल छलनी करने के लिए काफी है। फिर बोला, बहुत चालाक हो तुम, जान निकाल कर जिंदगी देने की बात कर रही हो। फिर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज शवी, एक बार और सोच लो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले सही नहीं होते। शवी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है, बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है कि आपका मुझसे दूर रहना ही सबसे सही है। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, क्योंकि यही सही है। देखो शवी। इससे आगे ऋत्विक कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि शवी ने उसे बीच में ही टोक दिया और बोली, देखिए मिस्टर सिंघानिया, आपको जो भी फैसला लेना है जल्दी से लीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है और अब मैं ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगी। ऋत्विक उसकी तबीयत की बात सुनकर झट से उसके पास बैठ गया और उसके माथे को छूकर परेशानी से बोला, क्या हुआ, बुखार फिर से हो गया क्या? या हेडेक हो रहा है, बताओ मुझे। फिर बोला, अरे हाँ, तुम्हें अभी दवाई भी लेनी है, मैं जल्दी से कुछ बना के लाता हूँ, फिर दवाई लेकर आराम करना तुम। हाँ। और उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर जाने को हुआ तो शवी ने उसे पीछे से ही कहा, पहले मुझे जवाब चाहिए, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। उसकी बात सुनकर ऋत्विक के बढ़ते हुए कदम रुक गए और वो वैसे ही खड़ा हुआ, अपनी आंखों में आए आंसुओं को जब्त करने की नाकाम कोशिशें करते हुए बोला, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मेरी गलती इतनी बड़ी थी जितनी बड़ी मुझे सजा सुनाई गई है? शवी कुछ नहीं बोली तो ऋत्विक फिर से बोला, कोई बात नहीं, वादा किया है तुमसे और वो नहीं तोड़ूंगा। तुम यही चाहती हो ना कि दूर रहूं मैं तुमसे? तो ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि वादा उस चीज के लिए किया जाता है जो खुद के इख्तियार में हो। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये मेरे बस में नहीं है अब, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए करूंगा। अब खुश? अब प्लीज कुछ खा लेना। कहकर वो बिना रुके बाहर चला गया और शवी वहीं बैठी उसे देखती रही। ऋत्विक ने उसके लिए दलिया बनाया, लेकिन अब उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसे रह रहकर शवी की कही हुई बातें याद आ रही थी और उसके साथ ही उसके दिल में एक ठेस सी उठ रही थी। वो आंखों में आंसू लिए मुस्कुराकर बोला, हाँ मुश्किल तो है, लेकिन सिर्फ तेरी खुशी के लिए तुझसे दूर कैसे भी रह जाऊंगा मैं। अगर सिर्फ सांसें लेने और दिल धड़कने को जीना कहते हैं तो बेशक तेरे बिना जी जाऊंगा मैं। इतना कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और रूम में चला गया, जहां शवी आंखें बंद किए बेड से टेक लगाकर बैठी थी। उसने जाके ट्रे को साइड टेबल पर रखा और शवी को धीरे से आवाज लगाई तो उसने आंखें खोली तो ऋत्विक उसके पास बैठकर बड़े प्यार से बोला, चलो जल्दी से खा लो, फिर दवाई भी लेनी है। इतना कहकर उसने शवी के आगे एक चम्मच बढ़ा दिया। शवी ने उसकी तरफ देखा और चम्मच पकड़ते हुए बोली, मैं अपने आप खा सकती हूँ। ये सुनकर ऋत्विक को बहुत बुरा लगा। उसने बेमन से ही चम्मच उसे पकड़ा दिया। शवी ने जल्दबाजी में खाया तो दलिया गर्म होने की वजह से उसका मुंह जल गया और वो अपने हाथ से मुंह में हवा देने लगी तो ऋत्विक ने जल्दी से उसके मुंह को पानी का गिलास लगा दिया। शवी ने पानी पिया तो थोड़ा रिलैक्स हो गई और ऋत्विक को थैंक यू बोला। दलिया खाने के बाद ऋत्विक ने उसे दवाई दी और उसे आराम करने को बोला।
क्योंकि सुबह के 4 बज चुके थे। शवि ने लेटकर आंखें बंद कर ली। इस दौरान दोनों ने कुछ नहीं बोला। ऋत्विक ने गिन्नी को फोन करके सब कुछ पहले ही बता दिया था, सिवाय शवि के बेहोश होने के। वो उसे लेटाकर खुद बालकनी में आ गया और बादलों से ताका झांकी करते हुए चांद को देखने लगा। क्योंकि अब बारिश थम चुकी थी, उस चांद को वो एकटक देखने लगा और उसे उसमें शवि का चेहरा नजर आने लगा, जिसे देखकर वो मंद मंद मुस्कुराने लगा। फिर बोला, पता है, आज तक मैं तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत समझता था, लेकिन अब तुम्हारा वो खिताब मैंने किसी और को दे दिया है, वो जो तुमसे ज्यादा बेदाग है और तुमसे भी ज्यादा पवित्र। पता है ना किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, मैं अपनी जाना की ही बात कर रहा हूँ। आज तक ऋत्विक सिंघानिया सिर्फ अपनी शर्तों पर जीता आया है, लेकिन अब उसकी शर्तों पर जीना चाहता हूँ। हाँ, उसकी शर्तें जरूर कुछ अलग सी हैं, और हो भी क्यों ना, वो खुद भी तो सबसे अलग है। हाँ, उसकी शर्त से तकलीफ बहुत होगी, शायद इतनी कि बर्दाश्त न कर पाऊं, लेकिन मैं खुद को तोड़ सकता हूँ। लेकिन उससे किया वादा कैसे तोड़ूं? कैसे तकलीफ दूं उसे, जिसकी एक आह पर मेरी सांसें थमने पर आ जाती हैं, जो मुझसे इस कदर समा चुकी है कि मैं अब खुद को मिटा भी दूं तो भी उसे खुद से अलग नहीं कर सकता। ये कहते कहते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो फिर बोला, लेकिन वो क्यों नहीं समझती कि कितना चाहता हूँ उसे, कितनी मोहब्बत करता हूँ उससे। क्यों नहीं देखता उसे मेरा प्यार? जिंदगी बन चुकी है वो मेरी। ये बात कैसे समझाऊं मैं उसे? क्या इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने कि इतनी बड़ी सजा का हकदार हो गया मैं? मानता हूँ गलत था वो, लेकिन क्या करूं मैं? उसके सामने आते ही सब कुछ भूल जाता हूँ, यहाँ तक कि खुद को भी। बस याद रहता है तो इतना कि प्यार करता हूँ, वो भी बेइंतहा बेपनाह, जो ना चाहते हुए भी ये बाहर आने लगता है। हक जताने का दिल चाहता है उस पर, लेकिन उसे तो कुछ और ही नजर आ जाता है। वो मुझे टाइम पास करने वाला एक रईस ज्यादा समझती है, जो लड़कियों को अपने शौक पूरे करने के लिए अपने साथ रखता है, लेकिन ये नहीं जानती कि उसके अलावा आज तक कोई लड़की ऋत्विक सिंघानिया की जिंदगी में तो क्या, उसके जहन में भी नहीं आई। लेकिन वो पहली और आखिरी मोहब्बत है मेरी, जिसने दिल पर ऐसा कब्जा किया है कि अब ये मेरी भी नहीं सुनता, ये सिर्फ उसी का ही होकर रह गया है। जरूरत नहीं, ख्वाहिश है मेरी। तुम ही बताओ कि अगर तुम्हारी चांदनी तुमसे दूर हो जाए तो क्या वजूद रह जाएगा तुम्हारा उसके बिना? कोई पहचान बचेगी तुम्हारी चांदनी के बिना? जैसे चांद का होना बेमतलब है ना, वैसे ही अब शवि के बिना जो ऋत्विक सिंघानिया भी अधूरा नहीं बल्कि खत्म ही है। थोड़ी देर वैसे ही खड़ा रहने के बाद वो वापस रूम में आया तो देखा कि शवि बहुत सुकून से सो रही थी, शायद दवा के असर से था। ऋत्विक उसके पास आया और ब्लैंकेट से उसे अच्छी तरह से कवर किया और उसके बालों में हाथ फेरा और उसके माथे पर किस करके वहां से उठ खड़ा हुआ और सामने सोफे पर बैठकर उसे निहारने लगा। उसे लग रहा था कि वक्त यहीं पर थम जाए और उसकी छवि यूं ही उसके सामने रहे। ऐसे ही उसकी भी आंख लग गई और सुबह उसकी जाग खुली तो छवि अभी भी सो रही थी। थोड़ी देर में अलीशा उन दोनों के लिए कॉफी लेकर आई। ऋत्विक छवि की नींद खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे उठाना जरूरी था, तो उसने अलीशा से कहा कि वो उसे उठा दे। अलीशा ने उसे हिलाया तो छवि अंगड़ाइयां लेती हुई उठी। उस समय वो ऋत्विक को बहुत ही क्यूट लग रही थी। अलीशा वहां से चली गई तो ऋत्विक ने शवि को कॉफी दी और उसकी तबीयत का पूछा। शवि ने भी ठीक है कह दिया। ऋत्विक ने उसे जल्दी से तैयार होने को कहा ताकि वो उसे घर छोड़ दे। शवि ने कॉफी खत्म की और उठने लगी तो एक पल को वो रुक गई और ऋत्विक की तरफ देखने लगी। ऋत्विक को समझ नहीं आया तो उसने उसे पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? शवि हिचकिचाते हुए बोली, वो आप यहाँ से जाएंगे तभी मैं उठूंगी। ऋत्विक को कुछ समझ नहीं आया, वो शवि को ऐसा क्यों कह रही है। तो शवि ने फिर से कहा, मैं ऐसे नहीं उठ सकती, वो मेरे कपड़े। उसकी बात समझते हुए ऋत्विक बोला, ओ ओके, मैं बाहर जाता हूँ, तुम जाओ वॉशरूम और प्लीज ध्यान से, अभी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है तुम्हारी। शवि उसकी तरफ देखने लगी तो ऋत्विक बिना कुछ और बोले या उसकी तरफ देखे बाहर निकल गया। शवि को कुछ अजीब लगा। ऋत्विक का यूं अचानक बदला रूप कहीं ना कहीं उसे खला, लेकिन वो ज्यादा ध्यान न देकर वॉशरूम में घुस गई और वापस अपनी वही साड़ी पहनकर आ गई। थोड़ी देर में ऋत्विक भी आ गया और दोनों थोड़ी देर में वहां से अलीशा और सैम का शुक्रिया अदा करके और जरूरत पड़ने पर याद करने का बोलकर चल पड़े। शवि और ऋत्विक दोनों चुपचाप कार में बैठे और ऋत्विक ने चुपचाप बिना कुछ बोले और बिना शवि की तरफ ज्यादा ध्यान दिए गाड़ी आगे बढ़ा दी। ऋत्विक बिना कुछ बोले सीधे देखते हुए गाड़ी चला रहा था। ये बात शवि कब से नोटिस कर रही थी, लेकिन ऋत्विक बस अपने ध्यान ही गाड़ी आगे बढ़ाए जा रहा था। आज न जाने क्यों, लेकिन ऋत्विक की चुप्पी शवि को अच्छी नहीं लग रही थी। गाड़ी में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था, जो कि बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि आज तक उसने ऋत्विक को ऐसे सीरियस कभी नहीं देखा था।
उसकी सीरियसनेस में भी मजाक ही होता था, पर आज उसके चेहरे पर एकदम गंभीर भाव थे जो शवि को खल रहे थे। जब उससे और रहा नहीं गया तो उसने चुप्पी को खत्म करने के लिए म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जिस चीज से जितना भागो उतना ही वो सामने आती है, वैसे ही ऋत्विक के साथ भी हो रहा था। और शवि फिर से जाने अनजाने उसे वही याद दिला रही थी जो वो चाहकर भी भूल नहीं सकता था। म्यूजिक प्लेयर में गाना बजा, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। गाना शुरू होते ही ऋत्विक ने एक नजर शवि की तरफ देखा जो गाना सुनकर मुस्कुरा रही थी। ऋत्विक उसकी मुस्कुराहट को अपनी आंखों में बसाने लगा, लेकिन फिर उसे याद आया अपना वो वादा और फिर वो सामने देखने लगा और उस गाने को महसूस करने लगा। ऋत्विक शवि से बात करना चाहता था लेकिन उसे दिए हुए वादे के कारण वो चुप था। तो वहीं शवि को भी कुछ अधूरा सा लग रहा था। वो कुछ सोचकर ऋत्विक सामने देखते हुए बोली, दादी माँ ने कहा है कि आज तुम रेस्ट करना, आज आने की जरूरत नहीं है। शवि को उसका ऐसे उसे नजरअंदाज करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि वो उसे दिया हुआ प्रॉमिस ही पूरा कर रहा है। उसने बस हाँ कहकर जवाब दिया। तो ऋत्विक फिर उसे एड्रेस बता दो बोला, क्योंकि वो पहली बार उस तरफ जा रहा था। शवि ने उसे एड्रेस बता दिया। ऋत्विक ने थोड़ी ही देर में गाड़ी उसके बताए हुए एड्रेस पर लगा दी और हैरानी से आसपास देखने लगा और बोला, यहाँ पर कहाँ है तुम्हारा घर? यहाँ तो कोई घर नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ ये एक ऑर्फनेज है सामने। शवि उसकी तरफ देखते हुए बोली, जी बस यही है मेरा घर, और कार से बाहर निकल गई। उसकी बात सुनकर ऋत्विक शौक में चला गया एकदम से। फिर वो झट से गाड़ी से निकला और शवि के सामने चला गया और एक गहरी नजर उसके चेहरे पर डालकर बोला, क्या क्या कहा तुमने? ये तुम्हारा घर है? मतलब कि मैं यहीं रहती हूँ, लेकिन क्यों? शवि आंखों में आंसू और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, अब एक अनाथ का घर तो अनाथ आश्रम ही होता है ना। ऋत्विक ये सुनकर सन रह गया कि शवि अनाथ है और वो उसके कंधों से पकड़कर बोला, अनाथ हो तुम? शवि बोली, जी। ये सुनकर ऋत्विक का दिल धक से रह गया और उसने झट से शवि को गले से लगा लिया। शवि के हाथ हवा में ही रह गए। वो ऋत्विक की इस हरकत से हैरान रह गई, लेकिन उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि ऋत्विक भी महसूस कर पा रहा था। ऋत्विक की धड़कन भी शवि को फील हो रही थी। ऋत्विक खुद को कंट्रोल करते हुए उससे अलग हुआ। उसकी आंखों में एक दर्द सा शवि ने देखा। वो बिना कुछ कहे जल्दी से वहां से गाड़ी में बैठकर चला गया। शवि हैरानी से उसे देखती रह गई, फिर चुपचाप अंदर चली गई। अंदर जाते ही गिन्नी और रिया ने उसे घेर लिया और उसे छेड़ने लग गई। गिन्नी, ओए होए मेरी शमक चलो, पूरी रात तुम आरस के साथ थी, वो भी इतने रोमांटिक मौसम में। वाओ, काश काश कि मैं होती उसके साथ, कितना मजा आता ना। रिया, हाँ यार सही कहा, आरस के साथ होना तो खुद में ही एक गॉड गिफ्ट है जैसी बात है, और ऊपर से ऐसा मौसम हो तो बस सोने पे सुहागा। वो दोनों अपनी लय में खुशी से बोले जा रही थी। शवि बोली, तुम दोनों पागल हो एकदम। गिन्नी बोली, हाँ यार पागल होना तो लाजमी है ना, जब बात आरस की हो तो। सच्ची यार, काश मुझे मौका मिले उसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करने का, ऊपर से मौसम की गुस्ताखियां, हाय मैं तो खुशी के मारे पागल ही हो जाऊं। उन दोनों के मुंह से ये सब बातें सुनकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो बोली, ऐसे थोड़ी होता है। रिया बोली, अच्छा तो कैसा होता है? शवि झेमते हुए बोली, मतलब ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती किसी पराये लड़के के लिए। गिन्नी बोली, अरे वो पराया अभी हुआ ही नहीं है, उसकी तो शायद कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, क्योंकि होती तो अब तक पता चल चुका होता सबको, इसलिए अभी तो हम उसके सपने देख ही सकते हैं ना। ऊपर से उसकी पर्सनैलिटी किसी को भी मार मिटाए। तुझे पता नहीं क्यों उसमें कुछ दिखता ही नहीं है। कभी गौर से देखा है तूने उसे? अगर देख लेगी ना तो खुद को रोक नहीं पाएगी। उनकी बातें सुनकर शवि को ऋत्विक के साथ बिताए पल याद आने लगे, जब उसने उसे अपनी बाहों में उठाया था, जब उसके लिए परेशान हो रहा था, फिर उसका उसे गले लगाना, वो सब उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। वो एक पल को सोच में पड़ गई कि वो ये सब आखिर क्यों कर रहा था, क्यों उसके लिए परेशान हो रहा था। फिर कुछ सोचकर अपना ध्यान हटाया और दूसरी बातों की तरफ रुख कर लिया। उधर ऋत्विक कार को चला रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान अब शवि के वादे से हटकर उस बात पर डाइवर्ट हो गया था कि वो अनाथ है। ये सोचकर वो बहुत रेस्टलेस फील करने लगा था। फिर बोला, कैसे कर लेती हो तुम ये सब जाना? खुद के दुख को भुलाकर दूसरों को खुश कैसे रखती हो, और अपना दुख किसी से बांटती भी नहीं। अब भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम अनाथ हो, लेकिन नहीं, तुम अनाथ नहीं हो जाना। हाँ, तुम बिल्कुल अनाथ नहीं हो। मेरी फैमिली है ना, वो भी तो तुम्हारी ही है ना। सब कितना प्यार करते हैं तुमसे, और मैं भी तो हूं ना, हमेशा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन तुम्हारे आसपास हमेशा रहूंगा मैं।
तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। और अब ये सच जानने के बाद तो शायद मैं तुमसे किया हुआ वादा भी ना निभा पाऊं, क्योंकि मैं तो तुमसे दूर रहने को तैयार इसलिए सोचकर हुआ था कि तुम्हारे पास मैं नहीं, तुम्हारी फैमिली तो है ना। लेकिन अब ये जानने के बाद कि तुम अकेली हो, अब तो मैं किसी भी कीमत पर तुमसे दूर नहीं रह सकता। आई नो कि तुम नाराज होगी, मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन मैं सब सह लूंगा, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी, सब कुछ। लेकिन तुमसे दूरी अब नहीं सह सकूंगा। प्लीज जाना, माफ कर देना मुझे तुमसे किया हुआ पहला वादा तोड़ने के लिए। लेकिन इसके साथ ही खुद से एक वादा करता हूँ कि अब तुम्हारी आंखों में आंसू तो क्या, नमी तक को आने की इजाजत नहीं देगा ये ऋत्विक सिंघानिया। क्योंकि उन आंखों में सिर्फ प्यार देखना है मुझे अपने लिए, और अपना चेहरा देखना है। और जो जगह मेरी है उस पर किसी और की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। अब सिर्फ मुस्कुराहट होगी तुम्हारे चेहरे पर, और खुशी होगी तुम्हारी जिंदगी में, सिर्फ खुशी। फिर अपने फोन में एक तस्वीर निकालकर, जो कि पार्टी में उसने चोरी चोरी ले ली थी, निकालकर उसे देखने हुए बोला, आई लव यू जाना, आई लव यू सो मच दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। ये सोचते सोचते वो घर पहुंच गया और बिना किसी से बात किए ही अपने कमरे की ओर बढ़ गया। दादी और आश्री जी उसे आवाज लगाते रह गए, लेकिन उसे जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। राश्री जी बोली, अब इसे क्या हुआ? एक तो पूरी रात घर से गायब था, और अब आया है तो ऐसे बिहेव कर रहा है। ये लड़का मेरी समझ में ही नहीं आता है। दादी बोली, जरूर कोई बात है राश्री बेटा, वरना मेरा चीकू ऐसे तो कभी नहीं करता। और जो भी बात है बहुत सीरियस है, पता करना होगा। उधर ऋत्विक अपने रूम में पहुंचकर कपड़े चेंज करके बिस्तर पर लेट गया, क्योंकि वो सारी रात सोया नहीं था तो थकावट भी थी, इसलिए लेटते ही उसे नींद आ गई और वो सो गया। आश्रम में आज शवि सारा दिन फ्री थी, लेकिन उसका मन ही नहीं लग रहा था। रह रहकर उसे ऋत्विक के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे, और इसी के साथ एक बेचैनी उसे घेर लेती। फिर उसे उसकी बेरुखी याद आती, जिससे उसकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती। उसका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था, ना किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट दिखा रही थी। सब लोग उसे इस बिहेवियर से बहुत हैरान थे, क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसा नहीं किया था। यहाँ तक कि वो दाई माँ से भी अच्छे से बात नहीं कर रही थी, खुद को जैसे जब्त रखने की कोशिश कर रही थी। उधर ऋत्विक की जाग शाम के 4 बजे खुली। उसने उठकर टाइम देखा तो बोला, ओ गॉड, इतना टाइम हो गया और मैं अब तक सो रहा था। फिर उठकर वॉशरूम में घुस गया और जल्दी से फ्रेश होके आकर अपना फोन उठाया और व्हाट्सएप खोला। सबसे पहले शवि की डीपी देखी। उसने अपने साड़ी में एक तस्वीर लगा रखी थी, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने उसकी फोटो को जूम किया और अपने हाथ की उंगलियों से प्यार से छूकर मुस्कुराते हुए बोला, गुड इवनिंग जाना। फिर अपना एक कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी थोड़ा लेट हो गया ना, वो एक्चुअली रात को सोया नहीं था ना, नींद आती भी कैसे, तुमने इतना डरा दिया था कि नींद तो क्या, आराम तक नहीं सूझ रहा था। फिर अपनी उंगलियों को होठों से लगा लिया और मुस्कुराने लगा। फिर बोला, सॉरी जाना, इस सिरफरे आशिक से पीछा छुड़ाना तो इस जन्म क्या, अगले जितने भी जन्म भी होंगे ना, उन सब में नामुमकिन ही है तुम्हारे लिए। फिर चैट इंटरफेस ओपन किया और टाइप करने लगा। उधर शवि चुपचाप बेड पर नॉवल पढ़ रही थी। अचानक से उसके फोन के मैसेज टोन बजी। पता नहीं क्या सोचकर उसने झट से फोन उठाया और मैसेज ओपन किया। मैसेज ऋत्विक का था, जिसे देखकर ना चाहते हुए भी उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से मैसेज ओपन किया। उसमें लिखा था, दूर रखना चाहते हैं वो, उसका हर कहा मानेंगे हम, सिर्फ इतने से इजाजत दे वो हमें, अगर तो उनकी आंखों से ही उनका हाल जानेंगे हम। जाने क्यों? लेकिन ये पढ़कर शवि को अपने ऊपर बड़ा प्राउड फील हो रहा था और वो मुस्कुराने लगी। ऋत्विक का मैसेज शवि को बहुत सुकून दे रहा था। कुछ देर बाद शवि की तरफ से कोई रिप्लाई ना आने पर उसने फिर से मैसेज किया। शवि ने भी अभी फोन को पकड़े रखा था। मैसेज टोन फिर बजी। उसने मैसेज ओपन किया तो लिखा था, गुड इवनिंग, अब तबीयत कैसी है? शवि ने पढ़ा तो उसे ना जाने क्यों पर बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि जवाब दे दे। लिखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अपना खुद का वादा याद आते ही सोच में पड़ गई। फिर अपना फोन साइड में रख दिया। ऋत्विक ने जब देखा कि शवि ऑफलाइन हो चुकी है तो वो मुस्कुराते हुए बोला, सता लो जितना सताना है, हक है तुम्हारा, पर याद रखना जाना, सारे बदले लूंगा गिन गिन कर, लेकिन अपने स्टाइल में। और फोन बंद करके पॉकेट में डालकर रूम से निकला और गुनगुनाते हुए सीढ़ियों से उतरने लगा, तुम्हारा अपना बनाने की कसम खाई है, मेरी नस नस में तू बन के लहू समाई है। वो मुस्कुराते हुए नीचे उतर रहा था और दादी, जो कि चाय पी रही थी, उसे ऐसे मुस्कुराते और गुनगुनाते हुए देखकर उनको ठसका लगा और उनकी चाय बाहर आ गई। राजश्री जी उनकी पीठ थपथपाने लगी। ऋत्विक भी जल्दी से उनके पास आया और दादी के पास बैठकर बोला, क्या हुआ दादी, आराम से? दादी नॉर्मल हुई और ऋत्विक के माथे को छूकर देखने लगी तो वो हैरानी से उन्हें देखने लगा और बोला, व्हाट हैपेंड दादी? दादी बोली, चीकू बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों भला, मुझे क्या होगा?
मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। फिर खड़े होकर अपनी दोनों बाहें फैलाकर बोला, ये देखिए। दादी ने उसे अपने पास बिठाया और उसके माथे को चूमकर बोली, बस ऐसे ही खुश रहो मेरे बच्चे। पता है, जब तू सुबह घर आया था ना, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। उसकी बात सुनकर ऋत्विक मुस्कुरा के बोला, अरे मेरी भोली दादी। फिर राजश्री जी को कहा, मम्मा एक कप कॉफी प्लीज। हाँ अभी लाती हूँ बेटा, कहकर वो ऋत्विक के सर पर हाथ रखकर वहां से किचन की ओर बढ़ गई। दादी बोली, अब बता। ऋत्विक हैरानी से बोला, क्या बताऊं? ये वही बात जिसने तेरे मूड स्विंग कर रखे हैं, जैसे किसी प्रेग्नेंट लेडी के होते हैं। उनकी बात सुनकर ऋत्विक हैरानी से बोला, ये कैसा अजीब एग्जाम्पल दे रही हैं आप? और नहीं तो क्या, जैसा मूड तेरा सुबह था ना और जैसा अब है, उसमें तो यही एग्जाम्पल ठीक बैठता है। चल अब छोड़, जल्दी बता दे। क्या क्या बताऊं दादी? ऋत्विक ने नजरें चुराते हुए कहा। तो दादी ने उसका कान पकड़कर बोला, मुझसे छुपाने की कोशिश बेकार है चीकू। तेरी माँ से ज्यादा जानती हूँ तुझे। माँ तो तेरी चली जाती थी ऑफिस तेरे बाप के साथ, तुझे मैंने ही पाला है, तो तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तेरे मन में क्या चल रहा है तुझसे बेहतर पता रहता है मुझे। लेकिन अगर फिर भी तू नहीं बताना चाहता तो ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी तेरे साथ। दादी की बात सुनकर ऋत्विक खुश हो गया। तो दादी फिर से बोली, हाँ लेकिन बाद में मुझे मत कहना, जब उसे कोई और उड़ाकर ले गया तो फिर मेरे पास मदद के लिए मत आना, समझा? दादी की बात सुनकर ऋत्विक आंखें बड़ी करके उन्हें देखने लगा। तो दादी बोली, ऐसे मत देखो मुझे, पहले ही कहा था तुझसे ज्यादा जानती हूँ तुझे। ऋत्विक हकलाते हुए बोला, पर आप कैसे? मतलब मैंने तो बताया नहीं, फिर आपको किसने मतलब? दादी मुस्कुराते हुए बोली, अब इतना मतलब मत निकाल कि सब तुझे मतलब भी बोलने लगे। दादी ने हंसते हुए कहा। ऋत्विक शर्माहट से मुस्कुरा दिया और दूसरी ओर देखने लगा। दादी बोली, अरे इतना तो वो भी नहीं शर्माती होगी जितना तू शर्मा रहा है। चल अब 1 मिनट के अंदर सब सच उगल दे, वरना आगे चलकर तेरी कोई हेल्प नहीं करूंगी। ऋत्विक ने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए बोला, लव आई यस दादी, आई एम इन। दादी मुस्कुराई और बोली, पता है, आगे बोल। ऋत्विक आंखें खोलकर उन्हें देखते हुए बोला, क्या बोलूं? और यही कि तू सच में उसे सच्चा प्यार करता है या फिर सिर्फ इन्फेक्शंस है? क्योंकि अगर ऐसा कुछ है ना तो अभी बता दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को भी कोई झूठी उम्मीद हो इस रिश्ते से, और खासकर उस लड़की को। तू समझ रहा ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? उसकी बात सुनकर ऋतु झट से खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, इन्फेक्शन से क्या मतलब है आपका दादी? क्या आप भी मुझे उसी की तरह टाइम पास करने वाला एक बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा समझती हैं? उसका तो समझ में आता है मुझे कि वो अभी अच्छी तरह से जानती नहीं है मुझे, लेकिन आप दादी, आप तो बचपन से जानती है ना मुझे। अभी आप कह रही थी कि आप मुझे मुझसे भी बेहतर जानती हैं, और आप अभी मेरे प्यार पर सवाल उठा रही हैं। आई एम सॉरी दादी, लेकिन मैं अपने बारे में कुछ भी बुरा भला सुन सकता हूँ, लेकिन अपने प्यार की सच्चाई और पवित्रता पर एक भी सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ऋत्विक ये सब एक ही सांस में बोल गया और दादी हैरानी से बस उसे देखती रह गई। फिर वो उसे अपने पास बिठाते हुए रिलैक्स करवाते हुए बोली, अरे चीकू, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? मैं तो बस कंफर्म करना चाहती थी, मैं तुम्हारे प्यार पर सवाल नहीं उठा रही हूँ। लेकिन तुमने ऐसा क्यों बोला? ऋत्विक ने गहरी सांस ली और बोला, सॉरी दादी, पर क्या करूं, अपने प्यार पर सवाल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने भी मुझे ऐसा ही समझ रखा है, वो फ्लर्ट समझती है मुझे, मेरी आंखों की सच्चाई नहीं दिखती है उसे। दादी हैरानी से बोली, उसे अपने दिल की बात पता? इसका मतलब तुमने बता दी? नहीं अभी नहीं दादी, अभी तो वो ठीक से बात तक नहीं करती मुझसे, तो दिल की बात बता के क्या और दूर कर दूं उसे खुद से? तो फिर तू ऐसा क्यों बोल रहा है कि वो तुझसे फ्लर्ट समझती है? दादी ने आंखें छोटी करते हुए बोला। ऋत्विक हकलाते हुए, वो मैंने आई मीन वो गलती से मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, बस हो गया वो। अरे बस कर, फिर से हकलाने लग गया। ऐसा भी क्या कर दिया तूने कि तुझसे बताया ही नहीं जा रहा है? हाँ। ऋत्विक ने अपनी आंखें बंद की और एक ही सांस में अपना सब कुछ दादी को बता दिया। कुछ देर तक कोई आवाज न आने पर उसने आंखें खोली तो सामने दादी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। ऋत्विक उन्हें देखकर बोला, दादी आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? तो और क्या करूं, अब तूने हरकत ही ऐसी की है कि कोई भी लड़की तुझे फ्लर्ट ही समझेगी ना। अब ये तो शुक्र मना कि उसने तेरे गाल लाल नहीं किए। कोई और संस्कारी लड़की से तूने ये हरकत की होती ना, तो तुझे चीकू से टमाटर बना दिया होता। कहकर दादी जोर से हंसने लगी। ऋत्विक चिढ़कर बोला, हैं दादी, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? अरे मैं तो सच बोल रही हूँ, ये तो वो ही है, इतनी अच्छी कि तुझे बख्श दिया। दादी की बातों पर गौर करते हुए ऋत्विक बोला, 1 मिनट, आपको कैसे पता कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैंने तो अब तक आपको उसका नाम भी नहीं बताया है। दादी मुस्कुराकर बोली, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ।
बल्कि मैं ही तो उसे यहाँ लाई हूँ। बोलो, सही कहा ना? ऋत्विक उनकी बात सुनकर उनके गले से लग गया और मुस्कुराकर बोला, हाँ दादी, आप ही लाई हो उसे यहाँ, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। सच में थैंक यू उसे लाने के लिए मेरी जिंदगी में। फिर उनसे अलग होकर बोला, नहीं नहीं, जिंदगी में लाने के लिए नहीं, बल्कि उसे मेरी जिंदगी बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू फॉर दिस। कहकर उसने दादी के गाल पर किस कर दी। तो दादी बोली, बस यही तो तेरा उतावलापन है ना, इसी वजह से तो तू थप्पड़ खाते खाते बच गया मेरी बहू से। उनकी बात सुनकर ऋत्विक उनके हाथों को पकड़कर बोला, क्या क्या बोला आपने दादी? यही कि मेरी बहू से थप्पड़ खाते खाते बच गया तू। ऋत्विक फिर से उनके गले लग गया और बोला, वाह दादी, कितना अच्छा लगता है आपके मुंह से ये शब्द, आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ, लेकिन उसे पटाने के लिए तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी चीकू। वो और लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। बस यही तो वजह है दादी, जो मुझे और ज्यादा उसका दीवाना बनाती है, कि वो बिल्कुल अलग है। दादी उसके चेहरे पर एक गहरी नजर डालकर बोली, बहुत प्यार करते हो उससे? ऋत्विक उनके हाथों को थामकर बोला, बहुत का तो नहीं पता दादी, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अब ऋत्विक सिंघानिया रहा ही नहीं। वो तो तभी खत्म हो गया था जिस पल मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे उससे प्यार हो गया है। अब अगर मुझ में कुछ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ वो, और उसके एहसास, उसका प्यार। ऋत्विक और शवि अब बन चुके हैं। दादी बहुत खुश हुई और उसकी बात सुनकर और बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे बच्चे। अब जल्दी से उसे मेरी बहू बना के ले आ। मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए इस घर में लाना चाहती हूँ। हाँ दादी, अब मैं भी यही चाहता हूँ कि वो बस यहाँ आ जाए, लेकिन अभी बहुत समय लगने वाला है दादी। अभी तो वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती है। ऋत्विक थोड़ा मायूस होकर बोला। दादी उसके सर पे हाथ रखकर बोली, तो क्या हुआ? यही तो तेरा चैलेंज है चीकू। उसे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दे, अपने प्यार से। इतना प्यार दे उसे कि वो खुद तेरी ओर झुकने लगे। सही कहा दादी। वैसे भी जो आसानी से मिल जाए वो चीज पर ऋत्विक सिंघानिया को अच्छी ही नहीं लगती। यहाँ तो फिर बात अपनी जिंदगी को पाने की है, तो उसके लिए चैलेंजेस तो लेने ही पड़ेंगे ना, फिर थोड़ा सीरियस होकर। और वैसे भी चैलेंज से तो पहले ही एक्सेप्ट किया है अपने प्यार को उस पहाड़ी बिल्ले से दूर रखने का। दादी हैरानी से, है पहाड़ी बिल्ला? ये कौन है? एक बिल्ला जो मेरी जाना के पीछे पड़ा रहता है, हाथ धोकर। दादी खुशी से बोली, इसका मतलब यहाँ बात लव ट्रायंगल की है। फिर तो बड़ा मजा आएगा, बिल्कुल टीवी सीरियल और फिल्मों की तरह। दो हीरो और एक हीरोइन, और हीरोइन अगर शवि जैसी हो तो फिर तो इस जंग इश्क में और भी मजा आएगा। ऋत्विक उन्हें घूरते हुए, रियली दादी, आपको मजे की पड़ी है? यहाँ मेरी जान जाती रहती है ये सोच सोच कर कि कहीं वो मुझसे मेरी जानों को छीन ना ले। फिर दादी की तरफ देखकर थोड़ा मायूस होकर, सच कह रहा हूँ दादी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो कसम से आपका ये चीकू जी नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो मेरी जिंदगी बन चुकी है। उसके बिना जीना तो दूर, सांस तक लेने का नहीं सोच सकता। बहुत बहुत प्यार करता हूँ उससे। दादी उसके गाल को प्यार से छूकर बोली, चिंता मत करो, अपने प्यार पर भरोसा रखो। जितनी सच्चाई तुम्हारे प्यार में है, उतनी ही शिद्दत से उसे पाने की कोशिश करो। जी दादी, ऋत्विक ने कहा, और तब तक राजश्री जी भी कॉफी लेकर आ गई। फिर तीनों ने खूब बातें की। अब ऋत्विक का मूड भी अच्छा हो गया था। उधर शवि अब भी खुद में ही गुम थी सारा दिन। सबके बहुत कोशिश करने पर भी जब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो सबने कोशिश करना ही छोड़ दिया। खैर, जैसे तैसे दिन बीता और रात को सब खाना खाकर सो गए, और ऋतु भी शवि के बारे में सोचते सोचते सो गया। अगली सुबह शवि बहुत जल्दी में थी। गिन्नी और रिया बार बार उसे पूछ रही थी कि उसे आज इतनी हड़बड़ी क्यों मची हुई है सिंघाने कुंज जाने की। तो उसने कहा कि दादी के लिए, क्योंकि कल वो उनके साथ नहीं थी ना, तो पता नहीं कि उन्होंने दवाई टाइम पर ली भी है कि नहीं। वो जल्दी से आश्रम से निकली ही थी कि उसके आगे एक गाड़ी आकर रुकी। कार का शीशा डाउन हुआ तो शवि हैरानी से मुस्कुरा के बोली, आरुष जी आप? अरे आरुष भी गाड़ी से बाहर निकला और मुस्कुराता हुआ बोला, जी मैं। गुड मॉर्निंग। शवि भी बोली, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुबह सुबह यहाँ? जी हाँ, आज ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना था तो इसलिए। लेकिन आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? शवि हड़बड़ाकर बोली, जी वो दादी माँ के लिए जल्दी जा रही हूँ। कल थी नहीं तो उन्हें पता नहीं, उन्होंने लापरवाही की होगी, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। ओह जी ठीक है, तो फिर चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, आज तो कोई स्ट्राइक भी नहीं है। शवि ने हंसते हुए कहा। आरुष भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मुझे पता है आज कोई स्ट्राइक नहीं है, तो क्या मुसीबत के समय ही अपने दोस्त का साथ दे सकता हूँ? बिना वजह मेरे साथ नहीं चल सकती मेरी दोस्त, है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आपको बेवजह परेशानी होगी। तो उसकी बात काटकर आरुष बोला, ओ तो मतलब मुझे अपने दोस्त की हेल्प करने से परेशानी होती है? ठीक है, फिर थोड़ा मायूस होकर, जब आपने मुझे पराया कर ही दिया है तो मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं है।
मैं चलता हूँ। कहकर वो जाने के लिए मुड़ा ही था तो शबी ने उसे झट से आवाज लगाई, रुकिए आरुष जी, मेरा वो मतलब नहीं था, आप प्लीज बुरा मत मानिए। उसकी बात सुनकर आरुष वैसे ही खड़े खड़े मुस्कुरा दिया, फिर थोड़ा सीरियस होकर उसकी तरफ पलट कर बोला, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप मेरे साथ चलिए, मुझे यकीन हो जाएगा कि आपकी और मेरी दोस्ती में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। शबी मुस्कुरा के बोली, ठीक है, अगर इससे मेरी दोस्ती की सच्चाई साबित होती है तो ठीक है, चलिए फिर। कहकर वो कार में जा बैठ गई और आरुष मुस्कुराया और सोचने लगा, थैंक यू शबी, मेरे विश्वास को कायम रखने के लिए। और वैसे भी मैं ऋत्विक को ये दिखाना चाहता हूँ कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। तभी तो उस दिन भगवान ने मुझे भेजा था तुम्हारी रक्षा करने के लिए। उसे अपनी सोच में गुम देखकर शबी कार का शीशा डाउन करके बोली, क्या हुआ, आपने इरादा बदल लिया क्या मुझे ड्रॉप करने का? अरे नहीं नहीं, वो मैं बस यूं ही। कहकर आरुष मुस्कुराते हुए कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। सिंघानिया कुंज। ऋत्विक सुबह अपनी जॉगिंग से वापस आया और आके दादी के पास बैठ गया और साथ में अपना प्रोटीन शेक पीने लगा। दादी चाय पी रही थी और राजेश जी और राजश्री जी कहीं बाहर गए थे। दादी ऋत्विक को देखते हुए बोली, और फिर इंतजार हो रहा है? ऋत्विक हैरानी से, किसका? अरे अपने सपनों की रानी का। और किसका? अरे नहीं दादी, मैं क्यों इंतजार करूंगा भला। अच्छा तो आज इतनी जल्दी उठने का कारण? बस यूं ही जाग आ गई तो उठ गया, सिंपल। चल झूठे, सब पता है मुझे, तुम्हारी बेताबी तुम्हारी आंखों में झलक रही है। क्यों, सही कहा ना? दादी ने एक आई विंक करते हुए कहा। ऋत्विक चेप गया और बोला, क्या दादी, अब आप हर समय मुझे बस ऐसे ही छेड़ते ही रहा करेंगी? दादी इतराती हुई बोली, बिल्कुल भाई, ये तो मेरा हक है, और वैसे भी तुम शर्माते हुए बड़े अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तो छेड़ूंगी ही। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।